नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आप सभी का टॉप ऑफिसर क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन करता हूं। कल हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में कल हमने दो राजा पढ़ा था। एक हमारा महाराणा मोकल था और एक हमारा महाराणा कुंभा था। उनके बारे में कल पढ़े थे। एक बार मैं आपको थोड़ा उनके बारे में पुनः रिवीजन करवा देता हूँ। मोकल के बारे में हमने पढ़ा था। मोकल का जो टाइम पीरियड है वो 1421 से 1433 के बीच में था। मोकल के बात हम करते हैं। मोकल के पिता का नाम हमारे जो राणा लाका था, माता का नाम हंसाबाई था। इसका जो पहला गार्जियन था, पहला जो संरक्षक था इसका, उसका नाम हमारे बात करें चुंडा था। चुंडा हंसाबाई के अविश्वास के कारण बाद मालवा के होसंगसा के पास चला जाता है। और इसका जो दूसरा जो संरक्षक था वो हमारे आपके रणमल था, जो कि हंसाबाई का भाई, या मैं बोलूँ कि चुन आपके मोकल का क्या था, मामा था। इसके निर्माण कार्य के बारे में पढ़ता है। तो इसके निर्माण कार्य में इसने कौन कौन से कंस्ट्रक्शन करवाए थे, तो इसमें पहला आता कि इसने एकलिंग जी मंदिर, जो कि नागदा के अंदर बप्पा रावल ने निर्माण करवाया था, उस मंदिर का ये रैम्पार्ट बनाता है। वही मैं आगे बात करूँ इसके, तो इसने जो संबिदेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। हम बोलते हैं कि जो संबिदेश्वर मंदिर है, ये मंदिर है जो हमारे संबिदेश्वर मंदिर है जो हमारे भोज परमार ने बनाया था। इस टाइम इस मंदिर का जो नाम है वो त्रिभुवन नारायण मंदिर था। उसके अलावा इसने द्वारिकानाथ विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, एक जलाशय का निर्माण कराया, गौराम्बिका बावड़ी तथा बागेला तालाब का भी क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। इसके अलावा हम इसके टाइम का एक श्रृंग ऋषि का अभिलेख पढ़ते हैं। श्रृंग ऋषि का अभिलेख 1428 ईस्वी का है, और ये गौराम्बिका बावड़ी के पास लगा रही है। हमें जानकारी देता है कि जो मोकल है वो काशी, प्रयाग और गया का क्या करता है, टैक्स माफ करता है। इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि इसने जो 1433 में गुजरात के अहमद शाह के खिलाफ झीलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध के लिए जाते हैं, और इसके सैन्य शिविर के अंदर 3 बंदे चाचा मेहर और मेपा पवार इसका क्या कर देते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं। इसके अलावा हम अगला राजा था जिसका नाम था हमारे कुंभा, और कुंभा के बारे में पढ़ते हैं। कुंभा के टाइम पीरियड 1433 से 1468 के बीच में था। कुंभा के पिता का नाम मोकल था और माता का नाम सौभाग्यवती परमार था। इसका जो गार्जियन था वो हमारे रणमली था। रणमल इसकी दादी हंसाबाई का भाई था। और मैं आगे बात करूँ इसके, तो जो रणमल है, इसने रणमल की सहायता से चाचा और मेरा को मार देता, जो कि इसके पिता मोकल के हत्यारे थे। इसके अलावा जो हमारे मैं बात करूँ मेपा पवार था, वो मालवा के साइड चला जाता है। इसके अलावा जो रणमल था बाद में, या सिसोदिया का जो नेता था राघवदेव, उसको मरवा देता है। और उसके बाद में चुंडा और भारमली की सहायता से रणमल को मार देता है। और जो रणमल का बेटा था आपके जोधा, जो बाद में भाग के काउनी गाँव के अंदर क्या लेता है, शरण लेता है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि चुंडा ने जो उनकी राजधानी मंडोर पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। उसके बाद में हम कुंभा की पॉलिटिकल अचीवमेंट्स पढ़ते हैं, उनकी राजनीतिक उपलब्धियाँ कौन कौन सी थी। तो उसके अंदर पहले आती है हमारी आवड़ बावल की संधि। आवड़ बावल की संधि 1453 ईस्वी के अंदर होती है। यह संधि हमारे जोधा और कुंभा के बीच में होती है। इसके अंदर बाउंड्री बनाई गई कि जहाँ से आंवले की झाड़ी स्टार्ट हो जाती है वो मेवाड़ की बाउंड्री, और जहाँ से बबूल स्टार्ट हो जाते हैं, बाउल स्टार्ट हो जाते हैं, वो मारवाड़ की बाउंड्री। और ये बाउंड्री हमारे सोजत के अंदर थी। और इसी संधि के दौरान जोधा की जो पुत्री थी, राजकुमारी थी, जिसका नाम था श्रृंगार का, और उसका विवाह कुंभा के बेटे रायमल के साथ किया गया। उसके बाद में कुंभा की दूसरी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स आती है बैटल ऑफ सारंगपुर। सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध है जो 1437 ईस्वी के अंदर युद्ध होता है। इस युद्ध की मैं बात करूं तो हम बोलते हैं कि कुंभा वर्सेज मालवा का राजा था हमारा मोहम्मद खुलजी, इसके बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर कुंभा की जीत होती है, और कुंभा इस विजय के दौरान कुंभलगढ़ किले हमारे विजय स्तंभ का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। हम बात करते हैं कि ये युद्ध क्यों, क्या कारण था। तो इस युद्ध के मैंने आपको 3 कारण बताए थे। पहला कि दोनों की साम्राज्यवादी नीति। दूसरा इसका कारण था कि जो मेपा पवार, जो कि कुंभा के पिता मोकल के हत्यारे थे, उनको शरण देता है। और तीसरी उमर का, जो कि हमारे मोहम्मद खिलजी का विद्रोही था, उसको कुंभा क्या देता है, शरण देता है। तो ये 3 इसके प्रमुख कारण थे। इसके अलावा हम नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष पढ़े थे। नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि नागौर का राजा था फिरोज खान, और फिरोज खान के बेटा शमस खान और उसका भाई था जिसका नाम था मुजद खान। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष होता है। और कुंभा है जो शमस खान का साथ देता है। कुछ टाइम बाद में शमस खान है जो कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। इसके अलावा हम चापानेर की संधि पढ़ते हैं। चापानेर की संधि 1456 ईस्वी के अंदर होती है। चापानेर की संधि के अंदर हम बोलते हैं कि गुजरात का राजा कुतुबुद्दीन शाह और मालवा का राजा मोहम्मद खिलजी, दोनों जो कुंभा के खिलाफ एक होते हैं या जो संधि करते हैं, उसको हम चापानेर की संधि की बात करते हैं। अगला युद्ध होता है हमारे बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध 1457 ईस्वी के अंदर होता है। बदनौर पहले भीलवाड़ा के जगह आती थी, और न्यू डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ये जगह हमारे जो
ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ गई हैं। मैं आगे बात करूँ आपके बदनौर की, तो बदनौर का युद्ध कुंभा वर्सेज हमारे गुजरात का राजा कुतुबुद्दीन शाह प्लस मालवा के राजा मोहम्मद खिलजी के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर दौरान कुंभा की जीत होती है और कुंभा इस युद्ध के दौरान कुशाल माता मंदिर का क्या करवाता, निर्माण करवाता है। इसके अलावा हम सिरोही विजय के बारे में पढ़े थे। सिरोही विजय के बारे में क्या था, सिरोही का जो राजा था वो आपके केसमल देवड़ा, जो कि चौहान होते देवड़ा चौहान, वो था। और वो है जो इस बदनौर वाले युद्ध के दौरान मोहम्मद खिलजी का साथ देता था और उसके बाद में कुंभा ने जो सिरोही पर क्या कर ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा हम आज आगे पढ़ते हैं कुंभा, तो ये हमारी कुंभा की थी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कुंभा की कल्चर अचीवमेंट्स के बारे में कि कुंभा की कल्चर अचीवमेंट्स कौन कौन सी थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। पहला था कल्चर अचीवमेंट्स ऑफ कुंभा। कुंभा की कल्चर अचीवमेंट्स कौन कौन सी थी, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। कुंभा के बारे में यदि मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो कुंभा के बारे में कहा जाता है कि कुंभा वीणा बजाया करता था। कुंभा वीणा बजाता था, वीणा बजाता था, इसलिए इस कुंभा को एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था वीणा वादन प्रवीणन। वीणा वादन प्रवीणन उपाधि दी गई थी इसको। ये एक पहला शासक था जो है संगीत के अंदर इतनी रुचि रखता था और ये क्या पढ़ा था, हमारी वीणा बजाने का शौक था। हम जब इंडिया जी के पढ़ते हैं, भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक राजा था समुद्रगुप्त, और वो समुद्रगुप्त या जो वीणा इस कुंभा की तरफ क्या बनाता था, वीणा बजाया करता था। तो ये दो ऐसे राजा हैं हमारे पूरी हिस्ट्री के अंदर जो क्या बनाते थे, हमारे विजय वीणा बजाया करते थे और कुंभा वीणा बजाता, इसलिए इसकी एक उपाधि क्या आई हमारे पास, वीणा वादन प्रवीणन किसको क्या दी गई है, उपाधि गई है। तो ये ध्यान रखना कि वापस टाइटल पढ़ेंगे कुंभा तो इस वीणा वादन प्रवीणन के बारे में आपको मैं वापस पुनः बता दूंगा, तो थोड़ा ये ध्यान रखना। आगे मैं बात करूँ आपके आर्किटेक्चर की, स्थापत्य कला, कुंभा की स्थापत्य कला। हम बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा यदि स्थापत्य कला या आर्किटेक्चर यदि किसने फोकस किया तो हमारा कुंभा था, इसलिए हम बोलते हैं कि यह स्थापत्य कला का जनक है। तो ध्यान रखना, कुंभा को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, स्थापत्य कला का जनक। स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कुंभा के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं कुंभा के बारे में आगे। इसने कल्चर के अंदर या स्थापत्य कला के अंदर क्या क्या निर्माण कराया, तो पहला आता है हमारा विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर या विजय स्तंभ इसको कहो, विक्ट्री टावर या इसी का नाम है विजय स्तंभ। मैंने आपको कल भी बताया था कि कुंभा ने जो सारंगपुर वाले युद्ध के जीत के दौरान, कुंभा ने जो इस युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में कोई इसका निर्माण करा था, हमारे विजय स्तंभ का निर्माण करवा था। तो ये ध्यान रखना, विजय स्तंभ के बारे में यदि मैं आपको 2-4 फैक्ट और बताऊं तो ध्यान रखना कि इसकी जो लंबाई है वो 122 फीट है। वही मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो विजय स्तंभ की जो चौड़ाई है वो आपकी कितनी है, 30 फीट है। कितनी है, 30 फीट है। मैं आगे बात करूं इसके अन्य नाम के, इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, कि विजय स्तंभ के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो विजय स्तंभ के 4-5 हमारे अन्य नाम है। हम बोलते हैं कि कुंभा विष्णु भगवान को थोड़ा ज्यादा ही मानता था, इसलिए इसको है जो विष्णु ध्वजगढ़ भी बोलते हैं। इसका एक क्या नाम आता है हमारे पास, विष्णु ध्वजगढ़। तो ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, विष्णु ध्वजगढ़। और विष्णु भगवान का जो वाहन होता है वो हमारे गरुड़ होता है, इसलिए इसका एक और नाम भी है, इसको गरुड़ ध्वजगढ़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गरुड़ ध्वजगढ़ बोलते हैं। इसको गरुड़ ध्वजगढ़ भी बोलते हैं। आगे मैं बात करूं इसके बारे में, तो हम बोलते हैं कि जब
कुंभा इस युद्ध के अंदर जीता है तो कहीं ना कहीं कुंभा की कीर्ति या यश के अंदर क्या होते हैं, वृद्धि होती है, उसका मान और यश बढ़ता है। इसलिए इसका एक और नाम है, इसको कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, इसका एक अन्य क्या नाम है? कीर्ति स्तंभ भी है। ध्यान रखना, जो चित्तौड़गढ़ का किला है वहाँ पर कीर्ति स्तंभ 2 बने हुए, एक ये कीर्ति स्तंभ है, एक आपके 7 मंजिल का और है जो जीजा साहब बघेरवाल ने बनाया था, जो जैन व्यापारी थे, उसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना, कुंभा वाले को भी क्या कहते हैं? कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। तो ये एक इसका अन्य नाम हो गया। इसका एक और अन्य नाम था, इसके अंदर कहते हैं कि बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं मूर्तियों का अजायब घर। अजायब, मूर्तियों का अजायब घर बोलते हैं इसको। तो यह थोड़ा ध्यान रखना। मैं आगे बात करूं आपके, इसका एक और नाम है, इसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश बोलते हैं। तो ये थोड़ा देखना आप, विजय स्तंभ के बारे में क्या क्या हमने पढ़ा। तो ध्यान रखना, विजय स्तंभ 1437 में सारंगपुर युद्ध की जीत के दौरान कुंभा इसका निर्माण करा था। इसकी जो लंबाई है, मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, यहाँ से लेके जो इसकी जो धरातल से लंबाई है वो कितनी है? 122 फीट है। वही मैं इसकी बात करूँ इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई कितनी है? हमारी 30 फीट इसकी क्या है? चौड़ाई है। तो ये हमारे विजय स्तंभ है। मैं विजय स्तंभ के बारे में आपको और 2-4 फैक्ट बताऊँ। तो ध्यान रखना, विजय स्तंभ के बारे में क्या क्या फैक्ट है। तो विजय स्तंभ के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर 9 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 9 मंजिला है। यह 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिला इमारत है। और कहते हैं कि इसके अंदर जो 8वीं मंजिल है, 8वीं मंजिल, और 8वीं मंजिल के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है, कोई भी मूर्ति नहीं है। तो ध्यान रखना कि जो विजय स्तंभ है उसके 8वीं मंजिल के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है। इसका एक और फैक्ट क्या है? तो और इसका फैक्ट है कि इसके जो 5वीं मंजिल है, 5वीं मंजिल में इसके वास्तुकारों के नाम है, वास्तुकारों के नाम। इसके वास्तुकार कौन कौन से? तो अभी मैं आपको बता दूंगा कि इसके वास्तुकार कौन कौन से थे। इसके 4 वास्तुकार थे। एक का नाम था जेता, पुंजा, पोम्मा और नापा। ये 4 इसके क्या थे? वास्तुकार थे। और इन चारों जो वास्तुकार हैं इनके नाम कहाँ पे लिखे हुए हैं हमारे? तो इनके कौन से 5वीं मंजिल के अंदर इनके क्या लिखे हुए? नाम लिखे हुए। मैं आगे बात करूं इसके बारे में, विजय स्तंभ के बारे में। तो विजय स्तंभ के बारे में कहते हैं कि इसकी जो 3री मंजिल है, 3री मंजिल है, और इस 3री मंजिल के बारे में कहा जाता है कि 3री मंजिल के अंदर अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा है। अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और कहते हैं अल्लाह शब्द 9 बार लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है? 9 बार लिखा हुआ है। और कहते हैं कि अरबी भाषा में, उर्दू भाषा में लिखा हुआ है। हमारे कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? उर्दू भाषा के अंदर अल्लाह शब्द कितनी बार लिखा हुआ है? हमारा 9 बार लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना विजय स्तंभ के बारे में कि विजय स्तंभ है जो हमारे 9 मंजिल इमारत है, जिसके 8वीं मंजिल के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है। 5वीं मंजिल के अंदर इसके वास्तुकारों की मूर्ति है। इसके वास्तुकार कौन कौन से? तो ध्यान रखना है कि इसके वास्तुकार है हमारे जेता, पुंजा, पोमा और नापा है। और 3री मंजिल के अंदर 9 बार आपके अरबी भाषा के अंदर कौन सा शब्द लिखा रहेगा? अल्लाह शब्द लिखा रहेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना आप। आगे मैं आपके विजय स्तंभ के बाद में बात करूं तो आता है हमारे इसके लोगो, कि ये किस किस का प्रतीक है, लोगो किस किस का है। लोगो या प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह की बात करूं तो एक हमारे आता है कि जितने भी राजस्थान पुलिस है,
राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो हमारे कौन सा है? विजय स्तंभ है। तो एक ये इसका प्रतीक चिन्ह है। और किसका प्रतीक चिन्ह है? तो मैं वही बात करूं आपके आरबीएससी की जितने भी बुक्स आती हैं, आरबीएससी की जो बुक्स आती है उसके अंदर किसका चित्र अंकित रहता है? हमारे विजय स्तंभ का क्या रहता है? हमारा चित्र अंकित रहता है। तो ध्यान रखना आरबीएससी की बुक्स का भी क्या हमारा प्रतीक चिन्ह है। वही मैं बात करूँ कि एक हमारे थे समाज सुधारक बोलूँगा उनको, तो उनका नाम था वीर सावरकर, और उन वीर सावरकर ने एक संगठन चलाया था हमारे अभिनव भट्टाचार्य। उस अभिनव भट्टाचार्य का क्या था? हमारा लोगो यही था। तो ध्यान रखना कि अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भारत संगठन है, अभिनव भट्टाचार्य संगठन का लोगो क्या था? हमारा यही था। तो ध्यान रखना तीसरा था कि अभिनव भारत संगठन का क्या था? हमारा लोगो था। और यह संगठन किसके द्वारा चला गया? तो यह संगठन चलाया गया था हमारा वीर सावरकर द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? वीर सावरकर द्वारा चलाया गया था, जो कि कहाँ का था? महाराष्ट्र के अंदर ये चलाया गया था। तो ध्यान रखना कि इसका भी क्या था? हमारे ये लोगो था। मैं वही बात करूं तो एक हमारे सीमेंट की कंपनी आती है जिसका नाम है जेके सीमेंट। जेके सीमेंट, उस जेके सीमेंट कंपनी का भी लोगो क्या हमारा ये विजय स्तंभ है। तो ध्यान रखना विजय स्तंभ किस किस का लोगो है? तो हमारे राजस्थान पुलिस, आरबीएससी, अभिनव भारत संगठन जो किसका संगठन? हमारे वीर सावरकर संगठन है, और जेके सीमेंट जो कंपनी है उनका हमारा क्या है? हमारा प्रतीक चिन्ह है या लोगो है। तो इसके बारे में थोड़ा आप ध्यान रखना। मैं आगे बात करूं तो हमने इसके वास्तुकारों के नाम पढ़े। वहीं जब भी कोई राजा निर्माण कार्य करता है तो वहाँ पर अभिलेख लगाता है, और वह अभिलेख जिसमें राजाओं की प्रशंसा की जाती है उसके अंदर उसको बोलते हैं प्रशस्ति। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। और मैं बात करूँगी जो आपके विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ की प्रशस्ति किसने लिखी? तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि इसकी प्रशस्ति किसने लिखी। तो विजय स्तंभ की प्रशस्ति, तो इसकी प्रशस्ति लिखने वाले दो बंदे थे, अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। अत्रि भट्ट और महेश भट्ट दो बंदे थे जिन्होंने कौन सी आपके लिखी? आपके जो विजय स्तंभ था इसकी क्या लिखी थी? प्रशस्ति लिखी थी। और हम बोलते हैं कि जो भट्ट जाति है उनका काम यही होता है प्रशस्ति लिखने का। आगे हम और बढ़ेंगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने क्या लिखी थी? प्रशस्ति लिखी थी। आगे मैं बात करूँ आपके कर्नल जेम्स टोड, इसके बारे में क्या कह के गया था? तो कर्नल जेम्स टोड इसके बारे में कह के गया था कि कर्नल जेम्स टोड इसकी तुलना करता है हमारे कुतुब मीनार से। कर्नल जेम्स टोड इसकी तुलना किससे करता है? कुतुब मीनार से क्या करते हैं? इसकी तुलना करता है। तो ध्यान रखना कि कर्नल जेम्स टोड तो इसकी तुलना किससे करता है? आपके कुतुब मीनार से करता है। एक और हमारे बंदा था जिसका नाम था फर्ग्यूसन। क्या नाम था बंदे का? फर्ग्यूसन। और फर्ग्यूसन इसकी तुलना है जो रोम के टार्जन टावर से करता है। किसके से करता है? टार्जन टावर से। और ये टार्जन टावर कहाँ पर है? रोम। तो ध्यान रखना कि रोम के टार्जन टावर से तो इसकी तुलना कौन करता है? हमारा फर्ग्यूसन करता है। और वहीं कर्नल जेम्स टोड इसकी तुलना किससे करता है? हमारे कुतुब मीनार से इसकी क्या करता है? तुलना करता है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना कि कौन किससे तुलना कर रहा है। और मैं वही बात करूं विजय स्तंभ के बारे में, और तो कहते हैं कि विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है। विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। पहली इमारत जिस पर क्या हुआ? हमारे डाक टिकट क्या हुआ? जारी हुआ। आगे मैं बात करूं कि कब क्या हुआ डाक टिकट जारी। तो ध्यान रखना डाक टिकट कब जारी हुआ? तो 15 अगस्त 1949 को। कब? 15 अगस्त 1949 को इस पर क्या होता है? डाक टिकट क्या होता है? जारी होता है। तो यह भी ध्यान रखना कि
इस पर डाक टिकट जारी कब होता है? तो विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी कब होता है हमारा? 1 अगस्त 1949 को क्या होता है? डाक टिकट जारी होता है। मैं आगे बात करूँ तो कहते हैं कि विजय स्तंभ के बारे में, इसका जो पुनः निर्माण, इसके अंदर कहते हैं कि ऊपर वाले जो मंजिल है उसके अंदर एक बार दरार आ गई थी, इसलिए इसका जो पुनः निर्माण की बात करूँ कि विजय स्तंभ का पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो इसका पुनः निर्माण जो करवाने वाला बंदा था उसका नाम था स्वरूप सिंह। क्या नाम था? स्वरूप सिंह ने इसका क्या निर्माण करवाया था? पुनः निर्माण करवाया था। तो ये रही हमारे विजय स्तंभ के बारे में बात। थोड़ा देख लेना, आपको वापस में रिवीजन करवा दूंगा एक बार। अब आगे बढ़ते हैं कुंभा के बारे में, और इसने स्थापत्य कला के अंदर क्या क्या निर्माण करवाया। तो आता हमारे फोर्ट्स, किले, कि कुंभा ने किले कौन कौन से बनवाए थे। कुंभा के किले की बात करें तो एक हमारे इतिहासकार थे जिनका नाम था श्यामल दास जी। इतिहासकार का क्या नाम था? कवि राजा श्यामल दास जी। और इन कवि राजा श्यामल दास जी के कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक है एक, उसका नाम है हमारा वीर विनोद। पुस्तक का क्या नाम है हमारा? वीर विनोद। उस वीर विनोद के अनुसार कहते हैं कि मेवाड़ के अंदर 84 किले हैं और इन 84 में से 32 किलों का निर्माण, 32 किलों का निर्माण कौन करवाता? हमारा कुंभा अकेला करवा के गया था। तो ध्यान रखना कि कोई पूछ ले कि मेवाड़ के अंदर कुल कितने किले हैं? 84 किले हैं, उसमें से 32 किलों का निर्माण आप कौन करवा गया? हमारे कुंभा करवा गया। ये बात कौन करते? तो ये श्यामल दास जी की कौन सी पुस्तक? वीर विनोद हमें ये क्या बात बताते। तो थोड़ा ध्यान रखना, श्यामल दास जी के वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के अंदर 84 किले, उसमें से 32 किलों का निर्माण कौन करवाता है? हमारा कुंभा करवाते हैं। और पहला किला आता है हमारा कुंभलगढ़। कौन सा किला आता है हमारा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ किला, कुंभलगढ़ किले के बारे में पढ़ते हैं। कुंभलगढ़ क्या है? कुंभलगढ़ किले के बारे में 2-4 बातें देखते हैं कुंभलगढ़ के बारे में। तो कुंभलगढ़ किला कहते हैं कि ये मेवाड़ की और मारवाड़ की सीमा पर स्थित था। मेवाड़ और मारवाड़ के कहाँ पर स्थित था? सीमा पर स्थित था। तो इसको बोलते हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी किला। मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी किला। मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी किला बोलते हैं। और हम बोलते हैं कि ये प्रहरी मतलब वहाँ पर निगरानी रखने वाला किला था, बाउंड्री पर था, इसलिए इसको मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी बोलते हैं। कुंभलगढ़ किले की बात करो तो ये किला हमारे राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में ये किला स्थित है। और इसके अंदर बात करो तो इसके अंदर इस किले की बात करो तो इसको हम मेवाड़ की आंख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेवाड़ की आंख। इस किले के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है कटारगढ़। किले का सबसे ऊपरी वाला जो सबसे ऊंचा स्थान, उसका क्या नाम है? हमारा कटारगढ़ है। उसको क्या बोलते हैं? मेवाड़ की आंख बोलते हैं। और हम कटारगढ़ के बारे में पढ़ते हैं कि ये कुंभा का निजी आवास हुआ करता था। यह क्या था? हमारे कुंभा का निजी आवास। तो ध्यान रखना, कुंभा का जो निजी आवास था हमारा कौन सा था? वो हमारा कटारगढ़ था। और जो कौन से किले के अंदर था? हमारे कुंभलगढ़ किले के अंदर था। और इस कटारगढ़ को क्या बोलते हैं? मेवाड़ के क्या बोलते हैं? आंख बोलते हैं। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रखना कुंभलगढ़ बारे में। और एक मैं बात करूं इसको, तो कुंभलगढ़ को मेवाड़ के संकटकालीन राजधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ की क्या हो गई? हमारी ये संकटकालीन क्या हो गई? राजधानी हो गई। तो ध्यान रखना कि हमारे कौन कौन से थे। तो मेवाड़ का सीमा प्रहरी किला बोलते हैं, मेवाड़ की इसको क्या बोलते हैं? आंख बोलते हैं। और मेवाड़ की क्या हो गई? ये सीमा प्रहरी किला हो गया। और ये जो कटारगढ़ था ये हमारा क्या था? कुंभा का आपके क्या था? मैं बात करूँ तो कुंभा का निजी आवास था, जो कौन सा था? हमारा कटारगढ़ था। आगे बात करेंगे इसकी प्रशस्ति किसने लिखी थी। पहले बात करते हैं कि इसका वास्तुकार कौन सा था। हमने जब
अभी विजय स्तंभ पढ़ा तो उसके वास्तुकार के बारे में पढ़ता है कि जैतपुंजा पोमन आप इसके वास्तुकार थे। वहीं इसके वास्तुकार की बात करूँ तो इसका जो वास्तुकार था उसका नाम था मंडन। क्या नाम था? मंडन, जो इसका क्या था, हमारा वास्तुकार था। मैं वही बात करूँ कि प्रशस्ति किसने लिखी थी, कुंभलगढ़ किले की जो प्रशस्ति है वो किसने लिखी थी, तो उसके बारे में बात करते हैं कि कुंभलगढ़ किले की जो प्रशस्ति है वो हमारे उस टाइम कहते हैं कि अत्रि मैस, तो उसकी तो डेट हो गई थी, पीछे बढ़ता हमारा महेश भट्ट, तो महेश भट्ट ने इसकी क्या लिखी थी, प्रशस्ति लिखी थी। तो किसने लिखी थी? हमारे महेश भट्ट ने इसकी क्या लिखी थी, प्रशस्ति लिखी थी। विजय स्तंभ की प्रशस्ति तो कौन लिखता है? हमारे अत्रि और महेश भट्ट दोनों लिखते हैं, और इसकी जो प्रशस्ति है वो हमारा कौन लिखता है? हमारा महेश भट्ट लिखता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना इसके बारे में। इस प्रशस्ति के बारे में कहा गया, इसके अंदर कुंभा के बारे में कहा गया है। कुंभा है जो हमारा राजा भोज वे तथा कर्ण से ज्यादा क्या है, राजा कर्ण से ज्यादा क्या है, या उसे क्या ज्यादा क्या है, हमारा दानवीर है। तो कुंभा की दानवीरता के बारे में हमें क्या चलता है, पता चलता है। तो ध्यान रखना कि कोई पूछ ले कि कौन सी प्रशस्ति जो कुंभा के दानवीरता के बारे में हमें पता लगाते हैं, तो वो कौन सी हमारी कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। ये प्रशस्ति किसने लिखी? महेश भट्ट ने लिखी। तो ध्यान रखना कि राजा भोज तथा कर्ण से ज्यादा क्या हमारा कुंभा दानवीर है, इसके बारे में हमें क्या देती है, जानकारी देती है। अगले में कुंभा किले की बात करूं हमारा, तो अगला किला आता है हमारा अचलगढ़। कौन सा किला आता है? अचलगढ़। अचलगढ़ किला कहाँ पर है? हमारे सिरोही के अंदर है। अचलगढ़ है ना। अचलगढ़ किले की बात करें तो बात है आपके 1453 ईस्वी की। कौन सी कब की बात है? 1453 ईस्वी की। और 1453 ईस्वी के अंदर कहते हैं कि अचलगढ़ किले का क्या कराता है, हमारा पुनः निर्माण करवाता है, रिकंस्ट्रक्शन करवाता है। तो ध्यान रखना है कि अचलगढ़ किले का जो पुनः निर्माण है वो कौन कराता है, हमारा कुंभा करवाता है। और इस किले के अंदर कहते हैं कि अचलगढ़ किले वाला है, इस किले के अंदर कुंभा, इस किले के अंदर कुंभा तथा इसका बेटा था जिसका नाम था उद्दा। कुंभा तथा इसके बेटे उद्दा की क्या लगी हुई है, मूर्तियां हैं। उद्दा की क्या है, मूर्तियां हैं, मूर्तियां। और कहते हैं कि ये जो मूर्तियां, इन मूर्तियों को हम सावन भादो की मूर्तियों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सावन भादो की मूर्तियों के नाम से भी क्या कहते हैं, जानते हैं। तो सावन भादो की मूर्तियां। तो कुंभा अचलगढ़ किले का निर्माण 1453 के अंदर इसका पुनः निर्माण करता है। इसके अंदर कुंभा तथा उसके बेटे उद्दा की क्या लगी हुई है, मूर्तियां लगी हुई है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? सावन भादो की मूर्तियों के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा आता है बसंतगढ़। कौन सा किला आता है? बसंतगढ़ आता है। बसंतगढ़ किले के बारे में पढ़ते हैं। तो बसंतगढ़ किला जो कि सिरोही के अंदर है, इसका भी कुंभा क्या करवाता है, इसी किले का निर्माण कौन करवाता है, हमारा कुंभा करवाता है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि कुंभलगढ़ किले का निर्माण कुंभा ने कराया था, जबकि अचलगढ़ किले का पुनः निर्माण करवाता है। और बसंतगढ़ किला जो कि सिरोही के अंदर, उसका भी क्या करवाता है, हमारा निर्माण करवाता है। मैं आगे बात करूँ, आपके दो किले और हैं। एक आता है आपका मचान, एक किला जिसका क्या नाम है, हमारा मचान। और एक आता हमारा बोमट। मचान और बोमट, इन दोनों किलों का निर्माण कौन कराता है? कुंभा ही करवाता है। मचान और बोमट किले का निर्माण भी कौन कराता है? हमारा कुंभा ही करवाता है। मैं बात करूं आपके मचान किले की। कौन से किले की बात करूं? आपके मचान की। तो मचान किला हमारे सिरोही में है। कहाँ पर है? हमारे सिरोही के अंदर ये किला है। और हमारे यहाँ पर एक जाति होती थी जिनका नाम था मेर, और मेर जाति के नियंत्रण हेतु ये किला का क्या करवाता, निर्माण करवाता, मेर जाति के नियंत्रण हेतु। मैं वही बात करूँ आपके बोमट की, तो बोमट किला हमारे उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर ये किला है। इस किले की बात करूँ तो हमारे यहाँ पर एक जाति थी, उदयपुर वाले इलाके के अंदर एक जाति हुआ करती थी भील। तो भील जाति के नियंत्रण हेतु, कौन सी जाति के? भील जाति के नियंत्रण हेतु इस किले का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। तो ये हमारे हो गए कुंभा के किले के। भाई कुंभा ने कौन कौन से किलों का निर्माण करवाया था, तो ये हमारे प्रमुख किले हुए। मैं आगे बात करूँ कुंभा के कल्चरल अचीवमेंट्स के बारे में, तो हमारे आता है टेम्पल।
टेम्पल यानी मंदिर कि कुंभा ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया था। मंदिर के बारे में पढ़ते हैं कि कुंभा ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो इसके अंदर हमारा एक मंदिर आता है जिसका नाम था कंतुनाथ जैन मंदिर। कौन सा मंदिर आता है? पहला जो मंदिर आता है उसका क्या नाम है? कंतुनाथ जैन मंदिर। कंतुनाथ जैन मंदिर। इस मंदिर का निर्माण देलवाड़ा के अंदर, कहां पर? देलवाड़ा। देलवाड़ा के अंदर कौन करवाता? कुंभा इस मंदिर का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना। एक आता हमारा मंदिर आता है जिसका नाम है कुंभ स्वामी मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर। और ये जो मंदिर है ये हमारे भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है? हमारे भगवान विष्णु का क्या है ये मंदिर है। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो निर्माण है वो कौन करवाता है? हमारा कुंभा करवाता है। कहाँ कहाँ पर निर्माण करवाता है? तो कहते हैं कि 3 जगह निर्माण करवाता है। कितनी जगह निर्माण करवाता है? 3 जगह निर्माण करवाता है। एक इसका निर्माण करवाता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर करवाता है? आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर इसका क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। एक इस किले का निर्माण कराता है हमारा कुंभलगढ़ में। कहां पर कराता है? कुंभलगढ़ में इसका निर्माण करवाता है। एक इसका निर्माण कराता है हमारे अचलगढ़ में। कहां पर कराता है? अचलगढ़ के अंदर निर्माण कराता है। तो ध्यान रखना, जो कंतुनाथ सॉरी कुंभ स्वामी मंदिर है जो भगवान विष्णु का मंदिर है, कुंभा इसका निर्माण कितनी जगह कराता है? तो कुंभा इसका निर्माण 3 जगह कराता है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। आगे मैं बात करूं आपके, एक मंदिर है हमारे देलवाड़ा के अंदर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर पाली के अंदर है। और कहते हैं कि ये जो मंदिर है, इन मंदिर के लिए जो 99 बीघा जमीन वो कौन दान में देता है? तो हमारे कौन देता है? कुंभा दान में देता है। तो ध्यान रखना कि रणकपुर मंदिर के लिए 99 बीघा जमीन क्या देता है? दान में देता है। ये हमारे रणकपुर जैन मंदिर है। रणकपुर जैन मंदिर के बारे में आपको आगे बताऊं तो रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण एक हमारे जैन व्यापारी थे जिनका नाम था धरणक शाह। जैन व्यापारी जिसका क्या नाम था? धरणक शाह। और ये धरणक शाह क्या कराता? हमारे जिन आपके यहाँ पर क्या कराता है? जैन मंदिर का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जैन मंदिर का निर्माण कौन कराता है? जैन व्यापारी धरणक शाह कराता है। इस जो मंदिर के लिए 99 बीघा जो जमीन दान में दी वो किसने दी थी? हमारे कुंभा ने दी थी। हम बोलते हैं कि इस जो मंदिर है इसके अंदर हमारे ये जैनों के प्रथम तीर्थकर हुए थे भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव, उनको ये मंदिर समर्पित है। तो ध्यान रखना कि ये मंदिर हमारे कौन से? तो जैनों के प्रथम तीर्थकर हुए थे। जैनों के प्रथम तीर्थकर जिनका क्या नाम था? भगवान आदिनाथ, या इन्हीं का दूसरा नाम था हमारे ऋषभदेव। ये इनको क्या करता है? भगवान इनको समर्पित है, इनको कहीं ना कहीं यह डेडिकेट है। इस मंदिर की बात करें तो इसके अंदर कहते हैं कि 1414 पिलर हैं। कितने पिलर हैं? 1444 इसके अंदर क्या पिलर है? स्तंभ है। इसलिए इसको जो स्तंभ का क्या बोलते हैं? अजायब घर बोलते हैं। स्तंभ का क्या बोलते हैं? इसको अजायब घर बोलते हैं। तो ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? स्तंभों का अजायब घर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर कितने पिलर है? हमारे 144 पिलर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्तंभों का अजायब घर। स्तंभों को क्या बोलते हैं? इसका अजायब घर बोलते हैं। मैं इसके बात करूंगी इसका वास्तुकार कौन था। इसका जो वास्तुकार था उसका नाम था हमारा देपाग। क्या नाम था? वास्तुकार का क्या नाम था? हमारे देपाग नाम था। तो ध्यान रखना, जो कुंभ आपके जो जैन मंदिर बनाए इनका जो वास्तुकार था उसका क्या नाम था? हमारे देपाग नाम था। मैं आगे और बात करूं कुंभा के बारे में
तो कुंभा के बारे में एक आता है कि इसने जो चित्तौड़गढ़ के अंदर एक और मंदिर बना था जिसका नाम था श्रृंगार चौरी का मंदिर। कौन सा मंदिर? श्रृंगार चौरी का मंदिर। श्रृंगार चौरी मंदिर। और यह मंदिर कहाँ पर? हमारा चित्तौड़ में, चित्तौड़ के अंदर यह मंदिर है, श्रृंगार चौरी मंदिर। और इस श्रृंगार चौरी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये जो मंदिर है, ये आपके इसी मंदिर का जो निर्माण है वो कुंभा का कोषाध्यक्ष होता था जिसका नाम था वेलाग भंडारी। इसका मैं निर्माण की बात करूं तो इसका जो निर्माण है वो कुंभा का कोषाध्यक्ष कुंभा का कोषाध्यक्ष था जिसका नाम था वेलाग भंडारी। क्या नाम था हमारा? वेलाग भंडारी नाम था। वो इसका क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। और इसी मंदिर को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम, इसका दूसरा नाम है हमारा शांतिनाथ जैन मंदिर। इसका क्या नाम है? हमारा शांतिनाथ जैन मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना, इसी मंदिर का दूसरा नाम है शांतिनाथ शांतिनाथ जैन मंदिर। इसका क्या था? नाम था। तो ये कुंभा के हुए मंदिर, कुंभा के प्रमुख मंदिर ये हुए। मैं वापस आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि कुंभा के मंदिर कौन कौन से। तो कुंभा ने जो हमारे कंतुनाथ जैन मंदिर लेलवाड़ा में निर्माण करवाया था। इसके अलावा इसने जो कुंभ स्वामी मंदिर जो भगवान विष्णु का मंदिर, इसको 3 जगह चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ किले में बनवाता है। वही मैं आपके रणकपुर जैन मंदिर की बात करूँ तो रणकपुर जो जैन मंदिर है वो रणकपुर जैन मंदिर पाली के अंदर जो धर्मशाला ने बनाया था उसके लिए 99 बीघा जमीन दान में देता है। वही मैं बात करूँ तो ये कहते हैं कि इसके अंदर मूर्तियों का, इसको स्तंभों का अजायब बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 1444 पिलर्स हैं। और इसका जो वास्तुकार था उसका क्या नाम था? हमारा देवपाग इसका वास्तुकार है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ये हमारे रणकपुर जैन मंदिर था। मैं वही बात करूँ आपके शांतिनाथ जैन मंदिर की तो, या आपके शांतिनाथ जैन मंदिर या श्रृंगार चौरी मंदिर, तो ये चित्तौड़गढ़ है। इसका जो निर्माण है वो कुंभा का कोषाध्यक्ष, उसका क्या नाम था? हमारा वेलाग भंडारी था। उसने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसका जो दूसरा नाम है वो हमारा क्या? शांतिनाथ जैन मंदिर है। आगे बात करूँ तो ये हमारा कुंभलगढ़ किला। ये कुंभलगढ़ किले की फोटो है हमारे। और इस कुंभलगढ़ किले के बारे में कहा जाता है कि इसका जो निर्माण है वो कुंभा ने करवाया था। और इसका जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है जहाँ से कहते हैं कि पूरा मेवाड़ दिखता था, इसलिए इसको बोलते हैं मेवाड़ की आंख। क्या बोलते हैं? मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख के नाम से जानते थे। और ये कुंभा का क्या इसका जो पर्सनल नाम था वो था हमारा कटारगढ़। क्या नाम था? कटारगढ़, जो कि साथ हमारे कुंभा का क्या था? निजी आवास था। तो ये हमारे कुंभलगढ़ किला, इसकी इमेज देख लीजिए आप, राजसमंद के अंदर बनाया हुआ है। मैं वही बात करूं आपके तो ये हमारा कीर्ति स्तंभ है। और कीर्ति स्तंभ के बारे में देख लीजिए, इसकी प्रशस्ति है। कीर्ति स्तंभ के बारे में कहा गया है कि प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। ये भव्य स्तंभ का निर्माण बगेरवार संप्रदाय के श्रेष्ठ जीजा एवं पुण्य सिंह ने विक्रम संवत 1437 के अंदर 1357 के अंदर या 1301 के अंदर इसका निर्माण करवाया था, जो कि 24.5 मीटर ऊंचा 6 मंजिला स्तंभ चौकोर जगतियों स्थित है, जिसमें उसकी मंजिल पर पहुंचने के लिए अंदर से सोमपान बने। तो ये उसकी स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। कीर्ति स्तंभ की प्रशस्तियाँ, ये वो कीर्ति स्तंभ है जो कुंभलगढ़ किले के अंदर कुमार सिंह कोई नाम का राजा था। उस टाइम जीजा साहब बघेरवाल ने इसका निर्माण कराया था। जैन व्यापारी जीजा साहब बघेरवाल ने निर्माण करवाया था। और ये जो जैन स्तंभ, जो कीर्ति स्तंभ है, ये जैनों के प्रथम तीर्थकर हुए थे ऋषभदेव आदिनाथ, उनको क्या समर्पित है। तो ये कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति है। मैं वही बात करूँ आपके आगे तो ये हमारा विजय स्तंभ, और हम बोलते हैं कि विजय स्तंभ के अंदर 9 मंजिला ये इमारत है, जिसका निर्माण कुंभा ने 1437 के अंदर सारंगपुर युद्ध की जीत के दौरान क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, मूर्तियों का अजायब घर,
ये हम इसको बोलते हुए भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोष आदि नाम से इसको क्या करते हैं, जानते हैं। ये आता हमारे विजय स्तंभ। ये विजय स्तंभ की प्रशस्ति है, और इस प्रशस्ति किसने लिखी, तो ये हमारे अत्रि भट्ट और महेश भट्ट ने ये प्रशस्ति लिखी थी। प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है कि महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान पर विजय की स्मृति में 37.19 मीटर ऊंचे इस भव्य स्तंभ का निर्माण करवाया। और वो मालवा का सुल्तान कौन था, तो हम जानते हैं जो मालवा सुल्तान हमारे मोहम्मद खिलजी था, उस पर विजय के दौरान बनाई है। 9 मंजिला इमारत है। और इसके अंदर और क्या लिखा है कि शिलालेख के शासक हम्मेश से राणा कुंभा तक वंशावली उत्कर्ण है, यानी हम्मेश से लेकर जो कुंभा के जो राजा है उनके बारे में, उनके जो उपाधियों के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। और ये वो इसके बारे में ये भी लिखा है, नीचे भी लिखा है कि 5वीं मंजिल पर स्तंभ के वास्तुकार जेता तथा इसके 3 पुत्र नापा, पूंजा और पोमा के नाम उत्कीर्ण है। और मैंने बताया था कि इसके जो 5वीं मंजिल है इसके वास्तुकारों के नाम लिखे हैं, जिनके नाम जेता, पूंजा, पोमा, नापा। यहाँ पर जेता पिता है और इनके जो बाकी है वो 3 उसके क्या है, बेटे हैं। तो ये हमारे कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति है, विजय स्तंभ की प्रशस्ति है। तो ये हुई हमारी आज की क्लास। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।